वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी के पास? चलिए, आज हमें स्टार्ट करना है एक नया चैप्टर जिसका नाम है बेटा थ्रूपुट कॉस्टिंग। इसका नाम है थ्रूपुट कॉस्टिंग। देखिए, चैप्टर का नाम है बेटा थ्रूपुट कॉस्टिंग। थ्रूपुट कॉस्टिंग हमें क्या कहता है? थ्रूपुट कॉस्टिंग आपको क्या कहता है? तो बोले थ्रूपुट कॉस्टिंग को समझने के लिए एक सेकेंड बेटा, थ्रूपुट कॉस्टिंग को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स समझनी पड़ेगी कि उन टर्म्स का मतलब क्या है। उन टर्म्स में सबसे पहले हम बात करते हैं, दैट इज व्हाट इज थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब क्या होता है? तो बेटा थ्रूपुट का मतलब, थ्रूपुट क्या है? इसे ऐसा भी बोला जाता है थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। मीनिंग क्या होता है इसका? मीनिंग होता है सेल्स वैल्यू माइनस टोटली वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस टोटली वेरिएबल कॉस्ट। बेटा क्या आप मुझे टोटली वेरिएबल कॉस्ट का कोई एग्जांपल बता सकते हैं क्या? क्या कोई ऐसी कॉस्ट बता सकते हैं जो हमेशा वेरिएबल ही होगी? बेटा मैं तो कहता हूं लेबर भी जरूरी नहीं है हमेशा वेरिएबल हो, लेबर भी फिक्स्ड हो सकता है। पंकज, डायरेक्ट मटेरियल, बिल्कुल बेटा, डायरेक्ट मटेरियल। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है सेल्स वैल्यू माइनस डायरेक्ट मटेरियल। सेल्स वैल्यू माइनस डायरेक्ट मटेरियल। हाँ, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये कहा जाए कि इसमें जो लेबर लग रहा है वो भी पक्का वेरिएबल है, इसमें ये आ जाए कि कोई वेरिएबल ओवरहेड लग रहा है वो भी वेरिएबल ही है, तो वो भी टोटली वेरिएबल। लेकिन उसको बताना पड़ेगा। जब तक क्वेश्चन नहीं बताता है तब तक हम हमेशा एक ही बात मानेंगे कि मटेरियल जो होता है वो टोटली वेरिएबल कॉस्ट होती है। इसलिए अगर हमसे कहीं भी पूछा जाए कि व्हाट इज थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, तो हम क्या कहेंगे? सेल्स वैल्यू माइनस डायरेक्ट मटेरियल या टोटली वेरिएबल कॉस्ट। आपका वर्ड होगा थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल वैल्यू माइनस टोटली वेरिएबल कॉस्ट। टोटली वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल। समझ गए ये बात? तो दो टर्म की हमने बात कर ली बेटा। कौन कौन सी दो टर्म्स की बात की है? एक तो बात की है हमने थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। एक टोटली वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, डन। चलिए, अब आता है बेटा थ्रूपुट एफिशिएंसी। थ्रूपुट एफिशिएंसी तीसरी जो इंपॉर्टेंट टर्म थी, ये टर्म नंबर 1। टोटली वेरिएबल कॉस्ट इज टर्म नंबर 2, जिसको हमने मटेरियल के नाम से समझा। टर्म नंबर 3, तीसरी टर्म्स। वापस से बात करते हैं, मैं इसको हटाता हूं, रुकिए। नेक्स्ट, टर्म नंबर 3। टर्म नंबर 3 क्या है? थ्रूपुट एफिशिएंसी।
लेकिन बेटा थ्रूपुट एफिशिएंसी वर्ड का मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैंने एफिशिएंसी वर्ड आपको बहुत बार बताया बेटा कि एफिशिएंसी का, अगर आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है तो भी मैंने बहुत बार बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि कितना होना चाहिए था, हमें कितना काम करना चाहिए था, कितना आउटपुट आना चाहिए था, या क्या होना चाहिए था, उसके रिलेशन में क्या किया गया है, दैट इज एफिशिएंसी। मैं कहता हूं साहब कि 100 यूनिट बनने चाहिए थे, 80 यूनिट बनाए गए तो 80% एफिशिएंसी। 100 यूनिट बनने चाहिए थे, आपने 120 बनाए तो 120% एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब है कि जो होना चाहिए था उसके रिलेशन में कितना काम हुआ है, ठीक है, उसके रिलेशन में कितना काम हुआ है। तो हम यहां पे जो थ्रूपुट एफिशिएंसी निकालते हैं, तो थ्रूपुट एफिशिएंसी में आपको क्या कैलकुलेट करना होता है? थ्रूपुट एफिशिएंसी इन रिलेशन, किसके रिलेशन में निकाली जाती है? इन रिलेशन टू थ्रूपुट कॉस्ट, इन रिलेशन टू थ्रूपुट कॉस्ट। चलिए सर, तो फिर कैसे करें, क्या करें? चलिए कुछ फॉर्मूलाज है बेटा, अभी सारे फॉर्मूला का मतलब नहीं समझ में आएगा, हम जैसे ही एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें मतलब समझ में आ जाएगा। पहले आप केवल फॉर्मूला समझ लें, फॉर्मूला देख लें, हम उस फॉर्मूला को क्वेश्चन में दोबारा से करेंगे, ठीक है, उस फॉर्मूला को क्वेश्चन में दोबारा से करेंगे। डन। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला है थ्रूपुट एफिशिएंसी। ये इसलिए है कि ये फॉर्मूला कहां से बने बेटा? थ्रूपुट एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? थ्रूपुट एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है थ्रूपुट कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। थ्रूपुट एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? थ्रूपुट कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज थ्रूपुट एफिशिएंसी। थ्रूपुट एफिशिएंसी क्या है? एक्चुअल कॉस्ट कितनी लग रही है, उसमें थ्रूपुट कॉस्ट कितनी है। अब मैं कहता हूं साहब एक्चुअल कॉस्ट है 100 रुपए, थ्रूपुट कॉस्ट है 90 रुपए, मतलब थ्रूपुट एफिशिएंसी कितनी है? 90 रुपीज। क्लियर? अब बात आती है कि साहब एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कहलाता है? फॉर्मूला कहलाता है थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। अभी आपको इनका लिंक नहीं समझ में आएगा, केवल फॉर्मूला समझ लीजिए, जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें इसका लिंक समझ में आएगा। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो क्या चीज होता है बेटा? थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो देखिए, रिटर्न पर फैक्ट्री आर या मिनट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर फैक्ट्री आर या मिनट। इस फॉर्मूला का मतलब क्या है? रिटर्न पर फैक्ट्री आर मतलब फैक्ट्री के पर आर, अगर आपको आर में डिटेल्स दे रखी है या आपको मिनट में डिटेल दे रखी है, मतलब फैक्ट्री में अगर 1 घंटे काम होता है तो उस 1 घंटे में आपकी रिटर्न कितनी आती है और उस 1 घंटे में आपकी कॉस्ट कितनी आती है। मैं कहता हूं बेटा इफ इट इज मोर देन 1,
then it is फेवरेबल। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि अगर थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो 1 से ज्यादा है तो ये आपके लिए फेवरेबल होगा? यस और नो? अगर थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो 1 से ज्यादा है तो क्या ये आपके लिए फेवरेबल होगा? फेवरेबल होगा। क्यों फेवरेबल होगा? क्योंकि अगर कॉस्ट 1 लग रही है तो रिटर्न 1 से ज्यादा आ रही है। डन? चलिए साहब, अब बात आती है इसके अगले फॉर्मूले की कि सर रिटर्न पर फैक्ट्री आर या फिर मिनट हम कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला की दोनों चीजें कैसे निकालेंगे? रिटर्न पर फैक्ट्री आर या फिर मिनट कैसे? अब देखना, आपको ऊपर वाला फॉर्मूला क्लियर होगा। सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट, इसका दूसरा नाम बताओ बेटा। सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट का दूसरा नाम बता सकते हो? थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, जो हम पहले देख के आए। थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ऑफ bottleneck रिसोर्स। बॉटलनेक रिसोर्स का मतलब क्या है? बॉटलनेक रिसोर्स का मतलब होता है की फैक्टर। अब वो की फैक्टर, अगर फैक्ट्री मशीन डिपेंडेंट फैक्ट्री है तो वो मशीन आवर्स पे चलती होगी। अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मैनुअल प्रोडक्ट है, लेबर ओरिएंटेड है, तो वो लेबर आवर्स पे चलता होगा। ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ बॉटलनेक रिसोर्स। ठीक है साहब। सर बॉटलनेक का मतलब क्या होता है? क्या कोई मुझे आप में से बॉटलनेक वर्ड का मतलब बता सकता है क्या? याद है आपने मुझसे मार्जिनल में एक क्वेश्चन पूछा था, आपने कहा था सर अगर किसी बॉटलनेक लिमिटेड, ठीक है लिमिटेड तो होता ही है बेटा, आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर होंगे तो क्या होगा? क्योंकि हर क्वेश्चन में हमें एक ही लिमिटिंग फैक्टर दिया हुआ रहता था, हम एक लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ऐसा ही था। अगर एक से ज्यादा की फैक्टर हुए तो क्या होगा? तो हम कहते हैं बेटा हम उस वाले की फैक्टर को काम में लेते हैं जो ज्यादा लिमिटेड होता है। मतलब बॉटलनेक की फैक्टर विल बी यूज्ड। बॉटलनेक वो वाला की फैक्टर होता है जो ज्यादा लिमिटेड होता है। जैसे मैं कहूं कि अगर लेबर के हिसाब से चलते हैं तो 1000 यूनिट बनाई जा सकती है, लिमिटेड है लेबर, लेकिन जितना लेबर अवेलेबल है उसमें 1000 यूनिट बन सकती है। मशीन आवर्स भी लिमिटेड है, लेकिन जितने मशीन आवर्स अवेलेबल है उसमें 900 यूनिट बन सकती है। दोनों चीजें लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब की फैक्टर तो है। अब मैं कहता हूं कि जितने लेबर आवर अवेलेबल है उसमें 1000 यूनिट, जितने मशीन आवर अवेलेबल है उसमें 900 यूनिट। तो आपको डिसीजन लेबर आवर्स के हिसाब से लेना पड़ेगा या मशीन आवर्स के हिसाब से लेना पड़ेगा? हाँ जी भाई, दोनों लिमिटेड है। जितने भी मशीन आवर्स है वो भी लिमिटेड है, जो लेबर आवर्स है वो भी लिमिटेड है। अब अगर लिमिटेड लेबर आवर्स में हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो 1000 यूनिट बनती है, मशीन आवर्स में प्रोडक्ट बनाते हैं तो 900 यूनिट बनती है। तो फिर हमें मशीन कौन आवर्स। सा प्रोडक्ट काम में लेना पड़ेगा? हमें मशीन आवर्स काम में लेना पड़ेगा। मशीन आवर्स हमारे लिए की फैक्टर है क्योंकि मशीन आवर्स ज्यादा लिमिटेड है। तो मशीन आवर्स को क्या बोला जाएगा? मशीन आवर्स को बोटलनेक एक्टिविटी बोला जाएगा या फिर की फैक्टर बोला जाएगा। समझ गए? हाँ जी, यस सर। यहां तक सभी को क्लियर है?
चलिए इससे आगे चलते हैं। इसके आगे क्या बोलते हैं बेटा, कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर कैसे निकालोगे। देखो इस फॉर्मूला के लिए दो चीजें निकालनी थी, अब दो नहीं मैं तो कहता हूं तीन चीजें निकालनी थी। आप कहते हो रिटर्न पर फैक्ट्री आवर, तो रिटर्न पर फैक्ट्री आवर कैसे आएगा, पहले थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन निकालोगे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ऑफ बॉटलनेक रिसोर्स, ये निकाल लिया, ठीक है साहब। अब दूसरा हमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर फैक्ट्री आर या फिर मिनट। ये आर और मिनट में इसलिए लिख रहा हूं कि कई बार क्वेश्चन में आर दिया हुआ होता है, कई बार क्वेश्चन में मिनट दिया हुआ होता है। कैसे निकालें, तो ये निकालते हैं, बोले टोटल फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ऑफ bottleneck रिसोर्स या की फैक्टर। तो ध्यान दो, देखो इससे आपको पता चल गया कि एक मिनट में कितनी कॉस्ट लगने वाली है, एक मिनट में कितना कंट्रीब्यूशन आने वाला है, मतलब रिटर्न आने वाला है। रिटर्न को कॉस्ट से डिवाइड कर दिया तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो आ जाएगी। तो अब बन गई आपके पास तीनों फॉर्मूला की चेन, और तीनों निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। और थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस मटेरियल। क्लियर है सर? सभी को क्लियर है? सर जो आपने पहला लिखवाया है थ्रूपुट एफिशिएंसी, हाँ। उसमें जो थ्रूपुट कॉस्ट है वो क्या डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है? नहीं, थ्रूपुट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल होता ही नहीं है बेटा, तो क्या आएगा मटेरियल सर के बाद में जो बचता है। अच्छा ठीक है सर। एक और चीज, ये थ्रूपुट कॉस्टिंग बताती क्या है मुझे, क्यों निकाल रहा हूँ? बेटा थ्रूपुट कॉस्टिंग हम इसलिए निकालते हैं कि आज तक जो हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं उस कंट्रीब्यूशन में हम कहते तो है कि कुछ वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे हम लेबर को वेरिएबल मानते हैं, वेरिएबल ओवरहेड को भी वेरिएबल मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वेरिएबल हो। इसलिए हमने कहा कि हम थ्रूपुट कॉस्टिंग का मतलब है हम 100% वेरिएबल को वेरिएबल मान के चलेंगे, ठीक है। तो डिसीजन जो आता है वो और ज्यादा बेटर आता है, बस इतना सा ही कांस्टेंट है। और जहां सबसे ज्यादा ये वहां पे काम आता है जहां पे एक से ज्यादा वेरिएबल लिमिटेड फैक्टर होते हैं ना, वहां पे ये और बेटर काम करता है, क्योंकि आप जो कंट्रीब्यूशन निकालते हो वो आप की फैक्टर को काम में लेते हो और यहाँ पे बॉटलनेक एक्टिविटी को एनालाइज कर लिया जाता है, ठीक है। बॉटलनेक एक्टिविटी निकालने के लिए आप क्या काम, आपने कहा कि मटेरियल माइनस कर दिया, अब जो कंट्रीब्यूशन बचा हुआ है, जितनी कॉस्ट बची हुई है उसे सारे कंट्रीब्यूशन में से निकाल, ठीक है। दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट कॉस्ट। सर कोई इंडस्ट्री या एग्जांपल है, कौन सी इंडस्ट्री में था? तो ये हर इंडस्ट्री में काम में लिए जा सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज काम में लेती नहीं है क्योंकि इनको फॉलो करना कॉस्टली होता है। ठीक है सर। आज एक नॉर्मल फैक्ट्री है, अब वो इन सब चीजों के लिए जबकि इनके रिजल्ट जो आते हैं उन रिजल्ट से जो फर्क पड़ता है वो बहुत छोटा सा फर्क होता है। जैसे मैं बात कहूं आज तो मैं आईटीसी की बात करता हूं, अब आईटीसी के जो प्रोडक्ट है अगर उन प्रोडक्ट में उनके 10 पैसे की भी सेविंग हो जाए ना किसी एक प्रोडक्ट में, तो पूरे साल की उनकी रेवेन्यू हजारों करोड़ रुपए हो जाती है, क्योंकि उनकी इतनी नंबर ऑफ यूनिट सेल होती है। जैसे आप कहते हो आशीर्वाद आटा का पैकेट है, अब सोच के देखो पूरे इंडिया में पूरे साल में कितने पैकेट बिकते होंगे, अगर एक पैकेट में 10 पैसे की भी सेविंग हो तो पूरे साल की उनकी सेविंग आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, तो फायदा कितना बड़ा है। लेकिन तो अगर इन सब चीजों को फॉलो करने से उनको कॉस्ट से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इसको फॉलो करने में उनके 10 करोड़ रुपए लग भी गए तो पता चल रहा है एक प्रोडक्ट में भी फायदा हो गया तो वो 100 करोड़ कमा रहे हैं। लेकिन एक छोटी फैक्ट्री वो कहती है कि उसकी एक यूनिट में अगर इसे 10 रुपए का भी फायदा हो गया
तो वो पूरे साल में 10 लाख नहीं कमाएंगे और उसको मेंटेन करने में 50 लाख लग जाएगा। तो प्रॉब्लम इसलिए है कि इन सब चीजों को, ये ऐसे कॉन्सेप्ट है कि जो बहुत छोटे लेवल पे जो इंप्लीमेंट है वो नहीं किए जा सकते, इसलिए हमें ये चीजें दिखती नहीं। ओके सर। ठीक है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है, ये आपको एक कंपनी के मैनेजमेंट लेवल पे ही दिखती है, ऑपरेशनल लेवल पे कभी नहीं दिखती। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं इन सारी चीजों को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 फिर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बेसिकली पहले मुझे आपको ये फॉर्मूलाज क्लियर कराने हैं, क्योंकि अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आपको केवल और केवल फॉर्मूला याद होने चाहिए, आपके लिए 10 नंबर बोनस के जैसे। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एक तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपको इसी फॉर्मूला से आंसर देने, और दूसरा मार्जिनल जैसा क्वेश्चन, जैसा की फैक्टर का रैंकिंग वाला क्वेश्चन हम किया करते थे। तो एक तो बनता है रैंकिंग वाला क्वेश्चन और एक बनता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो हमारा आंसर थॉरोली, जैसे हम रेशियो का चैप्टर करते हैं, फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप करते जाइए और अपना आंसर कैलकुलेट कर लीजिए, वो वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो वो नंबर आपके लिए बोनस के जैसे है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स 4 फॉर्मूला है, चारों फॉर्मूला फॉलो करो और अपना आंसर सामने रख दो। आंसर के बाद आपको एक डिसीजन देना होता है कि अगर थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो 1 से ज्यादा है तो फेवरेबल है, 1 से कम है तो एडवर्स है, मतलब हमारे लिए उसको हमको नहीं करना चाहिए। तो ये तो एक फॉर्मूला बेस है जो हम एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2, वो दैट इज मच मोर इंटरेस्टिंग, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहता है, फटाफट से आप पढ़िए एक बार, आपको पढ़ के क्या समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, पढ़ के आपको क्या समझ में आता है फटाफट से देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए फैक्ट्री हैज ए की रिसोर्स, की रिसोर्स मतलब बॉटलनेक रिसोर्स ऑफ फैसिलिटी ए। फैसिलिटी ए क्या है, बॉटलनेक रिसोर्स है, विच इज अवेलेबल फॉर 31,300 मिनट्स। वो फैसिलिटी कितने मिनट के लिए अवेलेबल है हमें, 31,300 मिनट पर वीक। द बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट एंड द डेटा ऑन टू प्रोडक्ट X and Y आर शॉन बिलो। ठीक है साहब, अभी समझ लेते हैं। प्रोडक्ट X एंड प्रोडक्ट Y। प्रोडक्ट X का सेलिंग प्राइस है 35, मेटेरियल कॉस्ट है 20, मेटेरियल कॉस्ट है 20 और एक यूनिट बनाने में मेटेरियल कितना लगता है, 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, ठीक है साहब। और Y में क्या है, 35 और 10 मिनट्स लग जाते हैं। चलिए ये मेटेरियल कॉस्ट यूनिट नहीं है, टाइम टेकन। ओके चलिए, बजटेड कॉस्ट पर वीक, बजटेड कॉस्ट कितना है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, पावर, डेप्रिसिएशन, स्पेस कॉस्ट, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सबकी कॉस्ट बता रखी है। एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द वीक, पूरे वीक का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, एक्चुअल प्रोडक्शन है 4750 और 650 यूनिट ऑफ वाई। एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट आपको दे रखा है, एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट आपको दे रखा है। ठीक है साहब, अब आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए कि सबसे पहले तो जो आपका फैक्ट्री कॉस्ट है
कितना है 78,250। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने की होती है बेटा, जब आप थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन में काम कर रहे होते हैं तो सेल्स में मटेरियल को छोड़ के सारे के सारे खर्चे फैक्ट्री कॉस्ट होते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा है, मटेरियल, केवल जो डायरेक्ट मटेरियल है उसके अलावा सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल करते ही कंट्रीब्यूशन आ जाता है। मतलब सारे खर्चों को कौन सी कॉस्ट माना जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट माना जाता है। यहां तक कि डायरेक्ट लेबर को भी क्या माना जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट माना जाता है। क्लियर, समझ गए? बस इतना सा ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। सर और लेबर स्टार्ट फिक्स करते कैसे हैं। हो सकता है? क्या? सर लेबर फिक्स कैसे हो सकता है? मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने कहा फिक्स्ड है। हो सकता है ना फिक्स, जैसे अपन एक लेबर को महीने के पैसे देते हो 10,000 रुपए। अब लेबर आएगा काम करेगा तो उसको प्रोडक्शन से फर्क ही नहीं पड़ता कि उसने कितनी यूनिट बनाई है। फिक्स्ड है ना, तो 30,000 रुपए लगेंगे ही लगेंगे। एक लेबर को साहब 30,000 रुपए महीने के देते हैं। अब वो डेली आएगा प्रोडक्शन करेगा, लेकिन रुपए तो 30,000 ही लेगा। फिक्स्ड है या नहीं है? तो लेबर हो सकता है, लेबर फिक्स्ड हो सकता है, लेकिन मटेरियल थोड़ी ना फिक्स्ड हो सकता है। भाई आप कहते हो जैसे एक लेबर को मैंने 30,000 रुपए महीने के दिए तो फिक्स्ड है, काम हो नहीं हो कम हो ज्यादा हो 30,000 देने पड़ेंगे। लेकिन एक बता दो, एक यूनिट में 100 रुपए का मटेरियल लगता है। अब अगर प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो मटेरियल लगेगा क्या? नहीं लगा, पड़ा है वो मटेरियल सामने, कहीं नहीं लगा। तो मटेरियल कब लगेगा? प्रोडक्शन होगा तो लगेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो नहीं लगेगा। वो डिसाइडेड है कि वो वेरिएबल ही होगा, वो हमेशा टोटली वेरिएबल ही होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे समझते हैं इस बात को। पूरा क्वेश्चन करेंगे तब तक जाके हमें कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी थोड़ा सा फॉर्मूला बेस है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो चलना ही चलना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले तो आप मुझे इस क्वेश्चन में बताइए, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है? 78,250। 78,250 रुपीज। सबसे पहले मुझे इसी की जरूरत थी, तो सबसे पहले हमने निकाल दिया टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। चलिए दूसरा, कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट। अब फैक्ट्री मिनट कौन से होंगे? जो हमारा की प्रोडक्ट है। तो आपने कहा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ बॉटलनेक रिसोर्स। तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है 78,250 रुपीज। बॉटलनेक रिसोर्स का टाइम कितना है? 31,300 मिनट्स। 2.5। तो ये आ गया ₹2.50 पर मिनट। क्लियर है? फिर क्या चाहिए? फिर मुझे चाहिए रिटर्न पर फैक्ट्री मिनट। अब रिटर्न पर फैक्ट्री मिनट निकालना है तो बेटा क्या एक प्रोडक्ट है या दो तरह के प्रोडक्ट है? सर 2 है। तो और दोनों का प्राइस एक है या अलग अलग है? और दोनों में जो टाइम लगता है वो एक ही है या अलग अलग है? अलग है सर। अलग है।
इसका अलग मतलब है। रिटर्न पर फैक्ट्री मिनट मुझे दोनों प्रोडक्ट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब रिटर्न पर फैक्ट्री मिनट का फॉर्मूला क्या था, रिटर्न पर फैक्ट्री मिनट का फॉर्मूला था थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ अवेलेबल रिसोर्स यूज्ड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सेल्स वैल्यू माइनस मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ बॉटलनेक रिसोर्स। ये लीजिए, सेल्स वैल्यू कितनी थी, प्रोडक्ट एक्स की सेल्स वैल्यू थी बेटा, प्रोडक्ट एक्स की सेल्स वैल्यू थी 35 रुपीज, मटेरियल था 20 रुपीज का। तो अगर आपसे पूछा जाए थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कितना था, सेल्स माइनस मटेरियल 35 माइनस 20 15 का, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगता है एक यूनिट में, 5 मिनट। 3 तो रिटर्न कितना हो गया, रिटर्न हो गया ₹3 पर मिनट। इसी तरह y का निकाल दो, y का सेलिंग प्राइस कितना था, y का सेलिंग प्राइस भी था 35, लेकिन y में मटेरियल लगता था 17.5 का, डिवाइडेड बाय 10 मिनट, तो ₹1.5 पर मिनट। क्लियर है साहब, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है पहले 3 चीजों में, जल्दी से बता दो। नहीं है, चलिए अब फोर्थ फॉर्मूला कौन सा होगा, देखो आपके पास कॉस्ट पर मिनट आ गया, कॉस्ट पर मिनट आ गया, थ्रूपुट कॉस्ट पर मिनट, रिटर्न पर मिनट आ गया। तो क्या मैं थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकाल सकता हूं, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न पर फैक्ट्री मिनट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट, रिटर्न पर फैक्ट्री मिनट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट। क्लियर है, चलिए निकालने की कोशिश करते हैं, x का भी और y का भी, क्योंकि दोनों के रिटर्न अलग अलग है। x का रिटर्न पर फैक्ट्री मिनट है 3, कॉस्ट है 2.5 1.2 1.2, y का निकालते हैं तो 1.75 डिवाइडेड बाय 2.50 0.7 0.70। तो आप बताइए कौन सा प्रोडक्ट बेटर है, X प्रोडक्ट एक्स। तो आप इसके नीचे अपना आंसर दे सकते हैं कि सिंस थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो इज, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो ऑफ एक्स इज more than 1 and throughput accounting ratio of y is less than 1, hence product x is given better results, या फिर ऐसा कह सकते हो मोर प्रॉफिट्स। डन,
तो जैसे ही आप थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालोगे उसके नीचे अपना डिसीजन दे दोगे। दे दिया। और क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में? इतना तो हम बिना पूछे भी निकाल सकते थे। अगर वो आपको कहता कि थ्रूपुट कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेशन ऑफ थ्रूपुट रेशियोज, तो आप इतनी चीजें निकाल देते। वो पूछ लेता केवल आपसे थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालो, तो भी आपको अभी तक की सारी चीजें निकालनी पड़ती। सबसे पहले आपको टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी पड़ती, फिर कॉस्ट पर मिनट निकालनी पड़ती, फिर रिटर्न पर मिनट निकालना पड़ता, तब जाके आपके पास थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। इतनी बात तो वो केवल एक बात लिख सकता है, कैलकुलेट थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो, तो आपको इतना क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। डन। और क्या पूछा है बेटा? इसके अलावा भी कुछ पूछा है क्या क्वेश्चन में? पूछा तो नहीं सर, लेकिन सर, जो टाइम बाकी प्रोडक्शन यूनिट अवेलेबल है दे रखी है उसका सर। कर सकते हैं। क्या? प्रोडक्शन यूनिट दे रखी है ना सर? नहीं, प्रोडक्शन यूनिट दे रखी है। सर थ्रूपुट बचा हुआ टाइम एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, देखो एक चीज और निकाल सकते हैं। प्रोडक्शन यूनिट दे दिया, मतलब आप क्या निकाल सकते हो? थ्रूपुट एफिशिएंसी। याद करो अपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जब आपके पास एक्चुअल डेटा अवेलेबल होता है तो क्या आप एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते? बताओ जल्दी से। निकाल सकते हैं सर। निकाल सकते हैं। चलिए, अब थ्रूपुट एफिशिएंसी निकालने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए थ्रूपुट कॉस्ट, और दूसरा क्या चाहिए? दूसरा चाहिए एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब प्रॉब्लम क्या है? थ्रूपुट कॉस्ट क्या होता है? आपने अभी भी एक चीज निकाली थी बेटा, कॉस्ट पर मिनट। आपने अभी अभी निकाला था कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट कितना लगना चाहिए, निकाल के बताया था। यस सर। कितना लगना चाहिए? सर 2.5 एक्स का 2.5, वो टोटल 2.5। हाँ, टोटल 2.5। आप कहते हो कि भाई अगर आपकी फैक्ट्री कॉस्ट 78,250 यूनिट है और आपके अवेलेबल मिनट्स 31,300 है, तो आपकी एक यूनिट की कॉस्ट 2.5 आनी चाहिए, एक मिनट की कॉस्ट। इसका मतलब जो हमने प्रोडक्शन किया है इस रेट के हिसाब से चलो, तो उसकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, वो कहलाती है थ्रूपुट कॉस्ट। देखो देखते हैं, इसके लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा थ्रूपुट कॉस्ट। कैसे निकाले? बोले आपने कितनी यूनिट बनाई है एक्स की, और कितनी यूनिट, सॉरी हाँ, थ्रूपुट कॉस्ट कितनी यूनिट बनाई है एक्स की, और आपने कितनी यूनिट बनाई है वाई की। तो एक्स की बनाई है 4750। एक यूनिट में कितने मिनट लगने चाहिए? एक यूनिट में कितने मिनट लगने चाहिए? 5 मिनट। 5 मिनट। और एक मिनट की कॉस्ट कितनी होती है, होनी चाहिए थी? सर 59375। हाँ, तो कितना हो गया? 59375। 375। इतनी कॉस्ट आनी चाहिए थी एक्स की। वाई की बनाई है 650 यूनिट्स, 650 है ना? हाँ, एक यूनिट में लगने चाहिए थे 10 मिनट, और एक यूनिट की कॉस्ट होनी चाहिए 2.5। 16,250। 16,250। तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी? 75,000 75,625। 625। देख लो, इसका मतलब कोई ना कोई आपकी एफिशिएंसी कम है बेटा, आपकी एफिशिएंसी कम है। कम क्यों है? एक बात बताओ,
आपने जो यूनिट्स बनाई है, अब इसको कम चेक करने का तरीका बताता हूं कि केवल इतने को मल्टीप्लाई करके बताओ मेरे को एक बार। 4750 मल्टीप्लाइड बाय 5, सर 23750 23750 162 6500 टोटल कितना हो गया? 30250 30250। इसका मतलब जितनी यूनिट आपने बनाई है वो यूनिट में तो 30,250 मिनट ही लगने चाहिए थे, लेकिन आपने कितने मिनट लगाए हैं? 31,300 31,300। मतलब आपकी एफिशिएंसी कम है या ज्यादा है? कम है। सर कम है। तो आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे आंसर निकालने का फॉर्मूला दे रखा है, थ्रूपुट कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट। फर्क कुछ नहीं पड़ा है, हमने इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो वैल्यू हमने यहाँ लिखी है, और उस 2.5 को टोटल से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर वही आएगा। चलिए हम लिख देते हैं, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो कितना हो गया? 75,625 78,250 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना परसेंट आ गया? 96.64। 96.64%। अगर आप इससे निकालते हो 30,250 डिवाइडेड बाय 31,300 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इस एरिया, लेकिन हमें ये वाला काम में लेना है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने फॉर्मूला ये दे रखा है। वरना हम एफिशिएंसी टाइम से निकालते हैं, बट इन्होंने एफिशिएंसी कॉस्ट से निकालने के लिए कहा है, तो हम कॉस्ट पर मिनट टाइम से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, अब बताइए किसी को कोई दिक्कत है? मैं इसके लिए आपको एक और इजी वर्ड देता हूं, थ्रूपुट एफिशिएंसी में जो आप थ्रूपुट कॉस्ट निकालते हैं, अब लिख देता हूं मैं नीचे, थ्रूपुट कॉस्ट। थ्रूपुट कॉस्ट का मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्ट। कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, कितनी कॉस्ट लगी है, और आपने काम कर दिया, ठीक है। तो बस x y, x आपने कैसे निकाला? 4750 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 650 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। ये वैल्यू एक बार मुझे दोबारा से बता दो कि आपका पूरा आंसर आ जाए। सर 59375 59375 और सेकंड सर 16250 16250, टोटल हो गया 75625। क्लियर है? हाँ जी, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालने के लिए, आपको रिटर्न पर फैक्ट्री मिनट चाहिए, कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट चाहिए, दोनों निकालने के लिए आपको थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन चाहिए। सारा निकल गया तो थ्रूपुट एफिशिएंसी निकाल दीजिए। एफिशिएंसी तभी निकल पाएगी जब आपको एक्चुअल आउटपुट दे रखा हो। अगर एक्चुअल आउटपुट नहीं दे रखा होगा तो एफिशिएंसी नहीं निकल पाएगी। ये फिर भी निकल सकता है, ये नहीं निकल पाएगी, ठीक है। क्लियर? तो ये 5 फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं। पूरे क्वेश्चन में 5 ही फॉर्मूला है आपके पास, 5 फॉर्मूला याद रखने हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इजी क्वेश्चन आएगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 फॉर्मूला के आंसर लिखो, 10 नंबर आपको मिल जाता सर हाँ जो आपने कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट निकाला था, हाँ उसमें टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आपने ली थी 78250, हाँ, ठीक है सर। वो आपने बजटेड का टोटल लिया है या एक्चुअल दिया हुआ है? वो है इस क्वेश्चन में एक्चुअल एक्चुअल। क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों सेम है, अगर अलग होता तो अपन सेम है तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो एक्चुअल चाहिए, ठीक है सर। क्योंकि और देखो सर जब वही चीज़ हम आगे तक लेते लेते चले जाते हैं। और सर जब वायर का रेशो 1 से कम आया है, ठीक है सर, हाँ वो फेवरेबल नहीं है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अपन को लॉस दे रहा है, बस फेवरेबल नहीं है। मैंने तो नहीं कहा, लेकिन यहाँ पे तो एज ए लॉस देने वाली सिचुएशन में ही होता है वो। ऐसा अच्छा। मैंने कहा नहीं, लेकिन वो लॉस देने वाली सिचुएशन में ही होता है, क्योंकि उसकी रेवेन्यू कॉस्ट से भी कम आ रही है, चेक करो आप। हाँ तो बेसिकली तो वो लॉस में देने वाला है। अब आप कहते हो
कि सर हमने सारी फिक्स कॉस्ट पहले वाले प्रोडक्ट से निकाल ली, उसके बाद हम निकालना चाहते हैं, तो वो तो कोई सिचुएशन नहीं है। क्योंकि सर मैंने इसमें वो कॉस्ट शीट बनाई थी, सेल माइनस डायरेक्ट मटेरियल, थ्रूपुट कॉस्ट यूनिट, फिर फैक्ट्री कॉस्ट, तो दोनों में प्रॉफिट आ रहा था, इसलिए मैं पूछ रहा था। वो एक्चुअली वो तब आता है बेटा जब हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें फिक्स कॉस्ट, अब इन्होंने तो फिक्स कॉस्ट बाइफरकेट कर रखी है। अगर आप ये तब मान लो कि मेरी तो फिक्स कॉस्ट एक ही प्रोडक्ट से निकल रही है तो प्रॉफिट, लेकिन सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि भाई हमसे दोनों में सिचुएशन देके पूछा गया कि बेटर कौन सा है, आप यही आंसर दे सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि मैं इस क्वेश्चन में आपको नहीं कह रहा कि ये लॉस मेकिंग है, क्योंकि मेरा आंसर ये है कि भाई ये 1 से ज्यादा दे रहा है और ये 1 से कम दे रहा है, तो मैं तो 1 से ज्यादा वाले के साथ जाऊंगा डायरेक्टली। अगर दोनों 1 से ज्यादा दे रहे होते तो भी मैं ये कहता कि भाई प्रोडक्ट एक्स गिवन बेटर रिजल्ट्स, तो हमने प्रोडक्ट एक्स का डिसीजन दिया है, हमने वाई को छोड़ दिया, हमने ये नहीं कहा कि वाई आपके लिए खराब है। ठीक है, यस सर। अगर आपका एक्स का लिमिट पूरा हो जाए कि साहब एक्स तो पूरा हो गया, अब आपके पास अगर वाई कैलकुलेट आपके बनाने के लिए रिसोर्स बचा हुआ है तो बना लीजिए, वो अब ये देखेंगे हम कि कब बनाया जा सकता है। ठीक है, ये क्योंकि तो जो था, टाइम दिया है ना, जो हाँ, बोतल ये दिया तो है था, वो भी टाइम, फिर वही ऑप्टिमम मिक्स पे चले जाओगे आप। समझ गया सर, क्योंकि अभी भी बचा हुआ है 1050 मिनट। तो मैं कह रहा हूं ना, अभी अपन वही क्वेश्चन करने वाले आगे। ये तो फॉर्मूला से आंसर आ गया जैसा पूछा, क्योंकि ये केवल एक्चुअली ये कुछ है ही नहीं, ये केवल आपसे थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो के बारे में बात करता। आप जब किसी बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाते हो ना बेटा, आज मुकेश अंबानी है तो वो ऐसा नहीं पूछता, वो जब किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा होता है तो उसको पता है एक लिस्ट जाती है 10 प्रोडक्ट की, तो वो क्या कहता है, मुझे थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो बताओ, बात करता। वो देखते हैं थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो 1 से ज्यादा है, मतलब उसको पता है मैंने तो मान लिया मेरी और कोई वेरिएबल ही नहीं, सारी कॉस्ट अलग है, मटेरियल छोड़ के सारी कॉस्ट निकल रही है, मटेरियल सबसे पहले मैंने माइनस कर दिया, अब बची हुई जितनी भी कॉस्ट है जो मेरी रिटर्न है अगर उनसे ज्यादा आ रही है, मतलब जो रेशियो मेरे पास आया है वो 1 से ज्यादा है, मतलब मटेरियल को छोड़ के सारी कॉस्ट से ज्यादा मेरा कंट्रीब्यूशन आता है, डन। मटेरियल को छोड़ के सारी कॉस्ट से कम मेरा आता है, अब वो सोचेगा कि क्या करना, अदरवाइज उसको सोचने की जरूरत नहीं। तो जितने बड़े लेवल पे जाता है तो आपकी रिपोर्टिंग का जो साइज है ना, जो यूनिट है वो बहुत छोटा होता जाता है। अब ये निकालने के लिए हमें एक पेज की कैलकुलेशन करनी पड़ी, केवल ये 1 से कम या 1 से ज्यादा, डन। डन सर। चलिए अब पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे केवल, करेंगे कल, केवल पढ़ते हैं, थोड़ा सा बस पढ़ लेते हैं। लॉ की क्लास है ना मैम का, कोई ऑफ का मैसेज थोड़ी ना है। सर अभी तक तो कोई मैसेज नहीं है। बस तब है, हाँ, क्योंकि आज बाकी क्लासेस में मैम का ऑफ है तो इसलिए मैंने आपसे पूछा है, क्योंकि उनमें मैसेज आया हुआ था। कोई नहीं, आपकी क्लास होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कैट कंपनी मेक्स ए प्रोडक्ट यूजिंग 3 मशीन। बेटा कैट कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट बनाती है 3 मशीन को यूज करके, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, सॉरी मशीन एक्स, मशीन वाई और मशीन जेड। अब इन मशीन की कैपेसिटी कितनी है, एक्स मशीन की कैपेसिटी है 800 यूनिट बनाने की, वाई मशीन की कैपेसिटी है 600 यूनिट बनाने की, और जेड मशीन की कैपेसिटी है 500 यूनिट बनाने की। बेटा तीनों मशीन लिमिटेड है, तीनों मशीन की लिमिटिंग कैपेसिटी है, मतलब लिमिटेड है, तीनों ही की फैक्टर है।
लेकिन बॉटलनेक की फैक्टर कौन सा है इनमें से? सर जेड। बॉटलनेक की फैक्टर है जेड, क्योंकि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए तीनों मशीन में से निकलना पड़ता है। अब जेड तो 500 के बाद मना कर देगा भाई, तो आप चाहे एक्स बना लो 800, क्या फर्क पड़ेगा, पूरा तो हो नहीं पाएगा। आप वाई के बना लो 600, पूरे तो हो नहीं पाएंगे। तो आप जो भी डिसीजन लोगे किसके हिसाब से लोगे? जेड के हिसाब से। डेट इज कॉल्ड बॉटलनेक कांस्टेंट, कि अगर आपके लिमिटिंग रिसोर्स एक से ज्यादा भी हो तो आपका बॉटलनेक रिसोर्स कौन सा है? जो सबसे ज्यादा लिमिटेड है। मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इज बॉटलनेक रिसोर्स। आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है? द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज 1000 यूनिट। अब मार्केट में डिमांड कितनी है बेटा? मार्केट में डिमांड है 1000 यूनिट। वेरी गुड। फॉर एवरी एडिशनल यूनिट सोल्ड, अगर आप एक भी एडिशनल यूनिट बेचते हो, जितनी आप बेच रहे हो तो ठीक है, अब कितनी बेच रहे होंगे? प्रेजेंट में आप कितने यूनिट सेल कर रहे होंगे? 500। 500, क्योंकि आप मैक्सिमम 500 ही बना सकते हो। एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचने से आपको 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। कंपनी इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग परचेज, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक को यूज कर लिया तो दूसरे को यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आप एक ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, दो भी चूज कर सकते हो, तीनों मशीन को भी चूज कर सकते हो। अब आपके पास पहला ऑप्शन है रिप्लेस मशीन एक्स। ये कह रहे हैं मशीन एक्स को रिप्लेस कर दीजिए। किससे रिप्लेस कर दीजिए? एक नए मॉडल से रिप्लेस कर दीजिए। दिस विल इंक्रीज कैपेसिटी टू 1100 यूनिट पर वीक। मतलब इससे आपकी कैपेसिटी 1100 यूनिट हो जाएगी और इसकी कॉस्ट आएगी 60 लाख। बताइए आप मशीन एक्स परचेज करेंगे क्या? नो सर। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सर जेड की तो बढ़ी नहीं रही ना सर, एक्स से मतलब ही नहीं। हाँ, मशीन एक्स तो पहले से ही एक्स्ट्रा है बेटा। मशीन एक्स से तो आप आज भी चाहो तो 800 बना सकते हो, तो मशीन एक्स तो बाद की बात है। तो सबसे पहले क्या आप मशीन एक्स को चूज करोगे? नहीं करोगे। तो आप कहोगे सबसे पहली बार मेरे लिए मशीन एक्स कोई ऑप्शन नहीं है। फिर ये आया इन्वेस्ट इन सेकंड मशीन, मशीन वाई, जिससे उसकी कैपेसिटी बाय 550 यूनिट, मतलब 550 से और बढ़ जाएगी। मतलब कितनी हो जाएगी? 1150। क्या आप मशीन 2 परचेज करेंगे? मतलब मशीन वाई परचेज करेंगे? नहीं सर। नहीं No, परचेज sir. करेंगे। फिर ये कह रहे हैं अपग्रेड मशीन जेड। मशीन जेड परचेज कीजिए, नई मशीन, उससे 75 लाख का कॉस्ट आएगी और कैपेसिटी बढ़ के हो जाएगी 1050 यूनिट। तो क्या आप मशीन वाई जेड परचेज करेंगे क्या? यस सर। यस सर। करेंगे। एक बात बताओ बेटा, मशीन जेड परचेज करने से कितने रुपए का फायदा होगा? कितना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आएगा मेरे पास? Sir, 50 units का. 50 लाख आ, नहीं करूंगा मैं फिर भी परचेज। सर 50,000 बताओ। एक यूनिट पे मिलता है, तो 550 यूनिट एक्स्ट्रा बन रही है, तो 550 पे कितना मिलेगा? वेरी सर, गुड। 2 सर करोड़ 75 लाख। 100 यूनिट सर, वाई तो अभी भी सर, 100 300 यूनिट पे में मिल कितना गया। मिलेगा? बिल्कुल सही है बेटा। वाई एक बात बोटलनेक हो गया। समझो, एक्स की कैपेसिटी 800 है, 800 ही रहेगी, क्योंकि एक्स को आपने परचेज नहीं किया। वाई की कैपेसिटी 600 है, 600 ही रहेगी, लेकिन जेड की कैपेसिटी बढ़ के हो जाएगी 1150। तो अब आप कितनी यूनिट बना पाएंगे? पहले आप 500 बनाते थे, अब आप 600 बना पाएंगे। 100 यूनिट एक्स्ट्रा बना पाएंगे और एक यूनिट पे 50,000 का फायदा होगा। मतलब आपको 50 लाख रुपए का फायदा होगा और 50 लाख का प्रॉफिट होगा। और कॉस्ट कितनी लग जाएगी? तो प्रैक्टिकली देखो तो जेड मशीन खरीदने से आपको 25 लाख रुपए का नुकसान होता है। क्लियर?
सर Yes. तीनों की बाय कर लेता हूँ एक एक, उससे अरे मेरी रुक तो यूनिट ही हो भाई। जाएगी। फिर अच्छा क्यों नहीं खरीदा? एक्स एक्स के लिए मना क्यों किया था? सर तीनों एक साथ खरीदूंगा तब फायदा है। तो सबसे पहले मना किया ना तुमने एक्स खरीदने से, फिर वाई से भी मना किया। अब मैंने कहा साहब सबसे पहला मेरा डिसीजन होगा मैं जेड को खरीदना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं जेड को खरीदने पे जाऊं तो मुझे नुकसान होता है। तो फिर मैंने कहा चलिए सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। मैं जेड खरीदता हूं। अब जेड के साथ एक्स खरीदूं या वाई खरीदूं? सर वाई। वाई Y। खरीदेंगे, जेड प्लस वाई। क्यों वाई खरीदेंगे? क्योंकि जेड के बाद सेकंड लिमिटिंग फैक्टर क्या हो जाता है? वाई। तो वाई खरीद लिया। अब वाई खरीदते ही एक्स की कैपेसिटी थी 800, जेड की सॉरी वाई की कैपेसिटी थी बढ़ के कितनी हो जाएगी? 550 से और बढ़ जाएगी, तो वो हो जाएगी 1150, और जेड की कैपेसिटी हो जाएगी 1050। तो मुझे फायदा कितने का होगा? 200 का। 200 नहीं 300, क्योंकि हम तो प्रेजेंट सिचुएशन से फायदा अच्छा। देख रहे हैं ना। यस सर। 300 मल्टीप्लाइड बाय 50,000, तो 1,50,00,000। इस बार कॉस्ट कितनी लगेगी? जेड और वाई दोनों मशीन की लगेगी 153 75 प्लस 143 143। 1,43,00,000। तो इस ऑप्शन 7 में लाख मेरा का फायदा हो जाता है 7 लाख। अब मैंने कहा क्या मेरी डिमांड 800 ही है या डिमांड और ज्यादा है? 1,000 ज्यादा तक बेच सकता हूं। 1,000 तक बेच सकता हूं, मतलब मेरे पास एक्स को काम में लेने का ऑप्शन भी है। चलिए एक्स को भी परचेज करके देख लेते हैं। तीसरा, तो जैसे ही मैं एक्स को परचेज करता हूं तो एक्स की कैपेसिटी कितनी हो जाती है? एक्स की कैपेसिटी हो जाती है 1100। तो अब आप जेड प्लस वाई प्लस एक्स कितना प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन आएगा? एक्स्ट्रा कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? 550। 500 550, 650 या 600? 550। तुषार कह रहा है 550। और कोई? बेटा Yes. मार्केट की डिमांड 1,000 ही है, 500। 500 ही होगा। हाँ ठीक है। क्योंकि कंट्रीब्यूशन से क्या हुआ, आप बनाने को चाहे आप तो कहते हो मैं 1,500 बना सकता हूँ, मार्केट की डिमांड ही 1,000 ही है, तो उससे ज्यादा तो बेच ही नहीं पाओगे। तो 500 पहले बनाते थे, 500 ज्यादा से ज्यादा और बना सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय 50,000, तो 250 लाख। कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 75 प्लस 68 प्लस 60, 203 लाख। 203, तो 47। तो कौन से किस तरह करोगे? बोले इट शुड परचेज ऑल द 3 मशीन, दैट इज जेड वाई एंड एक्स, और इसी तरह से तीनों सॉल्यूशन करके दिखाओगे। सबसे पहले जेड परचेज करके दिखाओगे, फिर जेड और वाई परचेज करके दिखाओगे आंसर में, फिर जेड वाई एक्स। अगर आप उल्टा सॉल्यूशन करते हैं या सीधा जेड वाई एक्स लिखते हैं वो गलत आंसर है, ठीक है? ये इसको करने का तरीका है। सर पहले हमें इसको थ्योरेटिकल आंसर में लिखना कोई पड़ेगा जरूरत ना नहीं है, थोड़ा सा। थ्योरेटिकल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो आप समझ गए। आप सबसे पहले जेड परचेज कर रहे हो, मतलब आप पहले एक्स और वाई परचेज नहीं करना चाहते, वो अपने आप आइडेंटिटी, इसीलिए कह रहा हूं कि पहले जेड परचेज करना, फिर जेड और वाई परचेज करना, फिर जेड वाई एक्स परचेज करना, ठीक है? सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो, सर- क्वेश्चन की जवाब दे सर- दो। सर अपन सर सेल्स में से तो सर अपन वो माइनस करते हैं ना फिक्स्ड कॉस्ट, तो सर ये तो कैपिटल है। क्या? सर अपन मशीनरी खरीदे तो सर वो तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ ना। अरे तो ये इस मशीन का बेटा कैपेसिटी आ गई, ये इस मशीन की कॉस्ट क्या है? ये कह रहे हैं कि ये आपकी कैपेसिटी बढ़ाएगा, और इससे कॉस्ट कितनी आएगी? ये मशीन परचेज करने की कॉस्ट नहीं है, ये है इस मशीन से आने वाली कॉस्ट, ठीक है? यस सर।
आगे सुनिए। ये मशीन लगाने पे आपकी कॉस्ट कितनी आएगी और आपका रेवेन्यू कितना आएगा। इसने आपको रेवेन्यू भी बताया और कॉस्ट भी बताया। यस सर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे प्रॉपर्ली, वैसे तो मैंने कर दिया है, फॉर्मली प्रॉपर लिखेंगे और कल करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। हो सकता है बेटा मेरी आज CFR की क्लास ना हो, अगर ना तभी होगी जब मैसेज आए। अगर मैसेज नहीं आता है मतलब सही टाइम पे क्लास है, ठीक है, वरना क्लास से पहले पहले मैसेज आ जाए। ठीक है, ओके सर। ओके, चलिए बाय बाय।